जनवरी की ठंडी सुबह थी। नया साल शुरू हुए अभी बस 4 दिन ही हुए थे। सूरज निकला जरूर था, लेकिन ठंड ऐसी कि सांस भी सफेद दिख रही थी। गांव के 7 दोस्त आदित्य, सोनू, पवन, मोहित, राकेश, गोलू और दीपक पिकनिक का प्लान बना चुके थे। जगह चुनी गई थी पहाड़ी इलाका, घना जंगल, जहां मोबाइल नेटवर्क भी डरकर भाग जाता है। गांव के बुजुर्गों ने मना किया था, पर नया साल था, जोश ज्यादा था और डर बिल्कुल नहीं। दोपहर तक सब लोग वहां पहुंच चुके थे। लकड़ियां जलाई गईं, आग जली और बना लिट्टी चोखा। सोनू हंसते हुए बोला, भाई कसम से शहर के होटल भी आज शर्मिंदा हो जाएं। सब हंस पड़े। कोई बियर खोल रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, कोई जंगल की तरफ वीडियो बना रहा था। तभी मोहित बोला, सोचो अगर यही रात में होते दम। सबने एक साथ कहा, चुप कर पगले। हंसी फिर गूंज गई। जंगल चुप था, बहुत ज्यादा चुप। थोड़ी देर बाद आदित्य अचानक उठ खड़ा हुआ। यार सुस्सू लग रही है। यहीं कर ले भाई, जंगल है, बहुत घना, ज्यादा दूर नहीं जाना। याद है ना गांव के बुजुर्गों ने क्या कहा था? अबे नहीं, थोड़ा अंदर जाकर आता हूं। वो टॉर्च लेकर झाड़ियों के अंदर चला गया। पांच मिनट, 10 मिनट, अब तक तो लौट आना चाहिए था। पवन बोला, इतनी देर क्यों लग रही है यार उसे? अब तक तो आ जाना चाहिए था। 15 मिनट हो गए। अब हंसी बंद हो चुकी थी। दीपक ने आवाज लगाई, आदित्य। कोई जवाब नहीं। जंगल वैसे ही शांत। अचानक एक तेज चीख, इतनी डरावनी कि दिल सीधा छाती छोड़कर भाग जाए। सब लोग खड़े हो गए। भाई ये आवाज आदित्य की थी। गांव वाले बोलते थे ना, यहां मत आना। सोनू को मना किया था, ये जगह ठीक नहीं है। सबकी नजरें सोनू पर थीं। तभी पीछे से आवाज आई, अबे क्या हो गया तुम सबको? भूत की तरह क्यों खड़े हो? सब पलटे। आदित्य खड़ा था, पसीने में भीगा, चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। सोनू चिल्लाया, भाई क्या हुआ था? इतनी तेज क्यों चिल्लाया था यार? सबकी फट गई थी। कुछ नहीं, शायद कोई जंगली जानवर था। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रात होने लगी थी, ठंड और बढ़ गई। हवा अजीब तरह से बह रही थी। सबने तय किया सुबह होते ही निकलेंगे। लेकिन गोलू बोला, भाई एक कहानी सुना दे यार, कि आज का ये पल हमेशा याद रहे। सबने जोर डाला। दीपक ने कहना शुरू किया, एक बहुत गरीब आदमी था। रोज सुबह अपनी टूटी फूटी साइकिल से मजदूरी करने जाता था।
एक दिन यही जंगल पार करते समय उसे किसी ने आवाज दी, भैया जरा पानी दे दो। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हंसी सुनाई दी। अगली सुबह उसकी लाश मिली, आंखें खुली, चेहरा जला हुआ। गांव वालों ने कहा चहलावा उसे ले गया। कहानी खत्म होते ही हवा तेज चलने लगी, आग बुझने लगी, पत्तों की आवाज जैसे कोई चल रहा हो। तभी झाड़ी के पीछे दो आंखें चमकी, पीली, खूनी। भागो, सारे लोग बोलते हैं और सब उठकर दौड़े। एक भेड़िया झाड़ियों से निकला, सीधा उन पर झपटा। किसी तरह सब गाड़ी में कूदे, इंजन स्टार्ट और गाड़ी दौड़ पड़ी। पीछे जंगल से एक अजीब हंसी गूंजी। गांव पहुंचकर सब एक दोस्त के घर रुके। आज बच गए, वरना पता नहीं क्या होता। रात के 2 बजे खिड़की के बाहर से आवाज आई, बिल्कुल भेड़िए जैसी। सब हड़बड़ा कर उठ गए। आदित्य फुसफुसाया, कोई दरवाजा मत खोलना। भाई ये आवाज बाहर से आ रही है ना? पवन ने कांपते हाथ से मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की, धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। बाकी सब पीछे सिमट गए। जैसे ही पवन ने टॉर्च खिड़की की तरफ घुमाई, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरे घर में इतनी चुप्पी छा गई कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। गोलू बोला, मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। तभी छप छप, जैसे गीले पैरों से कोई घर के बाहर चल रहा हो। आहट दरवाजे की तरफ बढ़ी। दीपक की आवाज कांप गई। ये बरामदे में है। ठक ठक ठक, 3 हल्की दस्तक, फिर एक आवाज बहुत जानी पहचानी। सोनू दरवाजा खोल। सोनू के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। भाई ये तो आदित्य की आवाज है। सबकी नजर सीधे आदित्य पर गई। अंदर खड़ा आदित्य कमरे के कोने में खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने बहुत धीरे कहा, मैं यही हूं। बाहर से फिर आवाज आई, अबे मजाक मत कर, ठंड लग रही है। पवन को अचानक याद आया, भाई जंगल में जब तू वापस आया था, तेरे पैर मिट्टी से सने हुए थे और तू उस तरफ से आया था जहां कोई रास्ता ही नहीं। उसकी आंखें अब अलग लग रही थीं, पलकें झपक नहीं रही थीं। वो बोला, तुम सब क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो? उसकी आवाज में अब अजीब सी भारीपन था। दरवाजे के बाहर कुछ अचानक दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आने लगा, काला गाढ़ा, जैसे कीचड़ और खून मिला हो। दीपक चीख पड़ा, ये क्या है?
छत्तीसगढ़ की मिट्टी हल्की नमी लिए हुई रायपुर से दूर अंबिकापुर के पास बसा एक छोटा सा कस्बा। ऐसा कस्बा जहां सुबह देर से होती थी और रातें बहुत लंबी। यहाँ लोग सूरज से ज्यादा समाज के डर से जागते थे। सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। कस्बे के चौराहे पर एक पुरानी टिन की छत वाली चाय की दुकान थी, पंडित की चाय। दुकान के आगे लकड़ी की 2 बेंच, एक टूटी मेज और चूल्हे पर उबलती चाय। चाय की भाप के साथ कस्बे की बातें भी उड़ती थी। आज भी 4-5 लोग बैठे थे। रघुनाथ चाचा, जिनकी उम्र से ज्यादा उनकी बातें पुरानी थी। श्यामलाल मास्टर, जो हर बात में समाज खोजते थे। मुन्ना ड्राइवर, जिसने जिंदगी सड़क पर देखी थी। और भोला पान वाला, जो कम बोलता था पर जो बोलता था वो चुभता था। रघुनाथ चाचा ने चाय का घूंट लिया और बोले, अरे श्यामलाल मास्टर, आपकी बात ही निराली है। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं हमारी, ये तो मोबाइल में घुसे रहते हैं। पहले ज़माने में तो गुरुजी की एक डांट से पूरा गांव कांप जाता था, और आजकल तो बस। खैर छोड़ो। मुन्ना, एक और कड़क चाय बना दे भाई। आज तो दिन की शुरुआत ही गर्मा गर्म बहस से हुई है। अरे भाई, फिर से शादी ब्याह का मौसम आ गया है। श्यामलाल मास्टर ने हामी भरी। मौसम नहीं, अब तो बोली लगती है। लड़की नहीं देखते लोग, दहेज देखते हैं। भोला पान वाला चुपचाप पान बनाता रहा, फिर अचानक बोला, पर जो पूरा न दे पाए ना, उसकी लड़की की जिंदगी सिर्फ शादी तक ही रहती है। एक पल के लिए चाय की सीटी भी कम तेज लगी। अरे भोला, सुबह सुबह मन भारी मत कर। पर रघुनाथ चाचा गंभीर हो गए। भोला गलत नहीं कह रहा। जो आग में जलती है ना लड़की, वो सिर्फ मरती नहीं। सबने उनकी ओर देखा। रघुनाथ चाचा ने धीमे सुर में कहा, वो वापस आती है। हवा ठंडी हो गई। किसी ने हंसी नहीं उड़ाई। कस्बे के एक कोने में एक पुराना, थोड़ा झुका हुआ मकान था। यहीं रहता था हरिराम तिवारी का परिवार। हरिराम मजदूरी करके घर चलाने वाला आदमी। कौशल्या देवी, जिनकी आंखों में हमेशा चिंता रहती थी। 3 बच्चे, बड़ी बेटी सुमन, छोटी बेटी गौरी और बेटा अमन। गौरी बहुत सुंदर नहीं थी, पर बहुत सच्ची थी। वो कम बोलती थी, अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती। उसके मन में शादी का डर था, पर माँ बाप के लिए कुछ कहती नहीं थी। कभी कभी माँ से पूछती, माँ, शादी के बाद सब ठीक रहता हैगा? कौशल्या देवी जबरदस्ती मुस्कुरा देती। हाँ बेटी, सब ठीक ही रहता है। पर उनकी आंखें झूठ बोल देती थी। सुमन की शादी 1 साल पहले हुई थी। संयोग अच्छा था, ससुराल ठीक मिला। जब सुमन मायके आती तो माँ बाप को थोड़ा सुकून मिलता। चलो, एक बेटी तो ठीक है। पर गौरी को देखकर हरिराम का दिल और भारी हो जाता। क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? एक शाम गौरी अकेली छत पर खड़ी थी। नीचे से पंडित की चाय की दुकान की आवाजें आ रही थी। शादी, दहेज, बातें। गौरी ने आसमान की ओर देखा। बादल घिर रहे थे। उसे नहीं पता था कि यही बादल एक दिन उसकी चीखें छुपा लेंगे। दूर कहीं किसी ने कहा, हरिराम साहब, आपके लिए रिश्ता आया है।
हरी राम की धड़कन तेज हो गई। अरे पोस्ट साहब, आप बताइए किस जगह से रिश्ता आया है? राकेश वर्मा, अंबिकापुर से। काफी अच्छा परिवार है भाई साहब। आंख मूंद के शादी करो अपनी बेटी का, बहुत खुश रहेगी। अच्छा भाई साहब, लेकिन दहेज कितना लेंगे और लड़का करता क्या है और घर परिवार कैसा है? घर परिवार सब ठीक है, बस दहेज थोड़ी लगेगी। लिस्ट भिजवा देंगे। अगले कुछ दिनों में रिश्ता तय हो गया, पर यहाँ कहानी की सबसे अजीब शुरुआत थी। राकेश का परिवार अच्छा दिखता था, पर उनकी आंखों में छिपा था लालच। दहेज की सूची आई, नकद पैसा, मोटरसाइकिल, फ्रिज, सोने के गहने। हरिराम ने सोचा, हमारे पास इतना कहाँ है। कौशल्या देवी की आंखों में डर था। गौरी चुप थी, पर अंदर से हर पल डरती जा रही थी। शादी के दिन गांव का पूरा कस्बा इकट्ठा हुआ। ढोल नगाड़े बजे, लोग नाचे। गौरी की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ समय में विदाई हो गई और गौरी कार में बैठ के चली गई। अब कहानी असली मोड़ लेती है कि किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। घर वाले तो सोचे अच्छे घर में शादी किया है, पर उन्हें क्या मालूम कुछ ही दिनों में क्या होने वाला है। चलिए आगे की कहानी चालू करते हैं। पहली रात ससुराल में गौरी ने महसूस किया कि सब कुछ सामान्य नहीं। सास ने गुस्से में पूछा, तुम्हारे माता पिता ने बस इतना ही दिया? हमारी शादी में इससे 2 गुना मिलेगा। और सच कहूं तो भाभी, आपके घर वाले बहुत ही कम सामान दिए हैं। पूरे गांव में नाक कट गई। क्यों भैया? राकेश खामोश रहा, पर धीरे धीरे उसकी आवाज में ताने घुलने लगे। और पैसों की व्यवस्था करो, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। रातें लंबी होती गईं। गौरी अपने कमरे में अकेली रहती। कभी कभी खिड़की की खटखट सुनाई देती, कभी कभी दरवाजे के पास किसी की हल्की सांस महसूस होती। उसके सपनों में आंखें जलती हुई दिखाई देती। कभी कभी कोई धीरे से कहता, शादी का मौसम है, अब शुरुआत मेरी है। गौरी की धड़कन तेज हो जाती, पर वो खुद को रोकती। ससुराल के लोग पहले तो सभ्य दिखते, पर धीरे धीरे उनकी असली चाल दिखने लगी। राकेश की मुस्कान अब डराने लगी। सास के ताने गौरी की आत्मा को घेरने लगे। एक अजीब सी ठंडी हवा चली और चाय के दुकान की बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। जो कम दे उसका अंजाम। गौरी ने महसूस किया, ये शादी सिर्फ शुरुआत है। सच्चा डर अभी आना बाकी है। ससुराल में गुजरा कुछ दिन और धीरे धीरे असली चेहरा सामने आया। राकेश और उसकी मां ननद लगातार गौरी को ताने देते। इतना ही दिया था तुम्हारे बाप ने, बाकी क्यों नहीं भेजा? राकेश कभी कभी चुप रहता, पर उसकी आंखों में छुपा हुआ क्रोध और लालच साफ दिखता। गौरी की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती गई। रातों में नींद नहीं आती, खाना भी उसे कम ही भाता, मगर वो अपनी माँ बाप की खातिर सब सहती रही। हर दिन कुछ नया ताना, हर दिन कुछ नया काम। घर के बड़े काम, रसोई का बोझ, कपड़े धोना, सफाई, दिन रात सेवा। राकेश की माँ बार बार पूछती, आज तक क्या काम पूरे किए? गौरी चुपचाप सिर झुकाती। कभी कभी आंसू निकल आते, पर कोई सुन नहीं रहा था।
एक शाम गौरी कमरे में अकेली थी। बाहर बारिश हो रही थी। हवा के झोंके खिड़की से आ रहे थे। कमरे में हल्की अंधेरी रोशनी थी। गौरी ने खुद को रोका, दिल में दबी चीख को दबाया, लेकिन ससुराल वाले उसे मानसिक रूप से इतना दबा चुके थे कि हर छोटी छोटी आवाज भी डराती। तभी बाहर से अजीब सा धुआं और तेज गर्मी महसूस हुई। सास, ननद और राकेश ने मिलकर कमरे के बाहर मिट्टी का तेल और आग लगा दिया। कमरे में आग फैल गई। गौरी चीखने लगी, माँ बचाओ, पानी दो, आग आग। पर आवाज दीवारों में दब गई। अग्नि धीरे धीरे पूरे कमरे को घेर रही थी। गौरी की आंखों में डर, दर्द और आश्चर्य एक साथ था। कमरे में आग ने सब कुछ ढक लिया। गौरी की आवाजें, उसके कराहने हर इमारत में गूंज रही थीं। ससुराल वाले बाहर खड़े शांत होकर देखते रहे। धीरे धीरे गौरी का शरीर और उसके सपने अग्नि में जलकर राख हो गए। सुबह हुई। गौरी का कमरा धुआं धूसरित था। दीवारें काली, खिड़कियां जली हुई। ससुराल वाले बाहर खड़े कुछ नहीं बोल रहे थे। पड़ोस के लोग हिला देने वाली आवाज सुनकर आए, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। गौरी की मौत कागजों में सिर्फ एक नाम रह गई, दहेज का शिकार। अब कहानी ने पहला भयंकर मोड़ ले लिया। गौरी की आत्मा अब शांति से नहीं रह सकती। उसका बदला आने वाला है। धीरे धीरे हर उस व्यक्ति पर जो उसके साथ अन्याय किया, भूत बनकर हमला करेगी। क्योंकि जैसे ही उनके मायके में बात गई कि उनकी बेटी को आग लगा दिया है, वो तुरंत जाके पुलिस केस करते हैं। लेकिन जानते हैं बाबू, वो लोग पैसों से सारी बातें दबा देते हैं। अगली सुबह ससुराल और पूरे गांव में अजीब सन्नाटा छा गया। कमरा जहां गौरी जलकर मर गई थी, उसकी दीवारें जली हुई थीं। सिर फिरे धुएं की खुशबू फैल रही थी। सास, ननद और राकेश शांत खड़े थे, लेकिन उनके दिल में हल्की हल्की डर की लकीरें पहली बार दिख रही थीं। এইবারে তোকে খাবো, অনেক দিন তাজা রক্ত খাইনি। बस ऐसे ही गोरी अब पूरे घर में उसका साया घूमता है, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब वो धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद कर देती है। सबसे पहले राघव को उसकी बाइक से गिरा देती है, और फिर धीरे धीरे पूरा घर कंगाल बन जाता है, और लास्ट में सबको कुछ न कुछ बीमारी पकड़ लेता है, जिसके बारे में कोई भी डॉक्टर पता नहीं कर पाता। धीरे धीरे पूरा खानदान ही बीमारी से मर गया। किसी को भी मालूम कि कैसे क्या हुआ, पर मुझे पता है कि गोरी की ही आत्मा से सबको छल करके मारा है। उसने अपना बदला ले लिया है। जानते हो दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी। नमस्ते, मैं मीना हूँ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से थोड़ी दूर, अंबिकापुर के पास एक छोटे से कस्बे से। हमारे यहाँ शादियाँ सिर्फ रिश्ते नहीं जोड़ती, कभी कभी तो चिता भी जला देती हैं। ये सुनकर अजीब लगेगा आपको, पर यही सच्चाई है। मैं बस यही चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए और कोई और इस दर्द से ना गुजरे। बस यही दुआ है मेरी।